दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान से हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका पहला वीडियो होगा। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे सीरीज आपको लगातार मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट पर। ये पॉलिटी का है, हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, सबका आएगा कि आने वाले जो भी एग्जाम है उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत की प्रतिरक्षा या रक्षा सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सब लोग जानता है कौन होता है? वो राष्ट्रपति हमारे होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। और राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। ये राष्ट्रपति को, किसी भी देश के कोई भी राष्ट्रपति होता है उसे उसका प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है तो आपका सिंपल से जवाब क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। अभी जो राष्ट्रपति हमारे हैं वो रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद है। और राष्ट्रपति ही ऐसे हैं जो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो स्वतंत्रता हमको हासिल हुआ था, हम लोगों को 1947 में हासिल हुआ था, उसके उस समय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हासिल होने के बाद भी कुछ दिनों तक लॉर्ड माउंटबेटन ही थे और उस समय भी लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर यह देता कि स्वतंत्र भारत के कौन भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे, या लास्ट, प्रथम भी देता या लास्ट भी देता। भारत के पूछता कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तब पर भी आप लगाते कौन? सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी। ठीक है, अगर यहाँ पर यह भी देता कि भारतीय कौन थे, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो भारतीय में कौन थे? यही थे, यही लास्ट भी थे। यहाँ से फिर ये गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, फिर राष्ट्रपति पद आया। और वहां से फिर हमारे 1950 से कौन राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने प्रथम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिखों को किस अनुच्छेद में कृपाण रखने की अनुमति प्रदान की गई है? जो सिख लोग हैं या कोई भी धार्मिक लोग, उनको धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे आर्टिकल में। और स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया हुआ है? तो आपको आर्टिकल 25 में दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी में ये कृपाण धारण कर सकते हैं। देख, जो पकड़ी नहीं होता है पंजाबी लोग लगाते हैं, वो धारण कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अनुसार। और आपको बता दूं कि ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो भी है 12 से लेके आर्टिकल लगभग आपको 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब क्या? मौलिक अधिकार है। ये आपका अधिकार है, आपको विकसित करने के लिए, आपको विकास करने के लिए, मानसिक सब विकास करने के लिए आपको अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। और संविधान के भाग कितने में है? तो ये भाग 3 में है। और ये मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, ये भी सवाल आता है। तो ये जो मौलिक अधिकार है यूएसए के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? अगर किसी राज्य में विधान परिषद सृजन करना है या किसी राज्य में विधान परिषद हटाना है, इससे क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी में क्वेश्चन बना था ये। ठीक, तो किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहले तो उसी राज्य के विधानसभा, किसी भी, देखिए समस्त राज्य में लगभग 29 राज्य है ना, अभी तेलंगाना 29वां राज्य बना था। सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है लेकिन सभी राज्य में विधान सभा है। और 2 और भी राज्य जहां विधानसभा है वो है दिल्ली और पांडुचेरी। ये केंद्र शासित राज्य, फिर भी यहाँ पर क्या है? विधानसभा। यहाँ पर मुख्यमंत्री लोग बनते हैं। ठीक, अब जो ये 29 है इनमें विधानसभा, जो अगर इसमें विधान परिषद कोई है, 8 राज्यों में विधान परिषद है, तो अगर इसमें से हटाना होगा विधान परिषद को तो कौन से बहुमत द्वारा? तो उस विधानसभा में, जो उस राज्य में विधानसभा होगा जहां से मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या होगा? 2/3 बहुमत या जितने भी लोग हैं वहां के, उसके 50% से ऊपर बहुमत से अगर पारित हो जाता है और फिर साधारण बहुमत से संसद में पारित हो जाता है तो वहां पर विधान परिषद क्या हो जाएगा? वहां से हट जाता है। ठीक, वहां से विधान परिषद क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक, तो ये दोनों होना चाहिए कि सभा के 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से या संसद के साधारण बहुमत से। ये विधानसभा के, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विधानसभा के 2/3 बहुमत और संसद के साधारण बहुमत से ये क्या कर सकते हैं? वहां के विधान परिषद को हम लोग हटा सकते हैं। मतलब हम लोग नहीं, संसद और जो नेता लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति में सभी सदस्य नहीं होते। सभी सदस्य कहने में आपके मन में डाउट आ गया होगा कि सर सभी सदस्य क्या बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा में जो अभी जो चुन कर जाते हैं, लगभग लोकसभा में 545 है।
545 में 543 का जो होता है वो प्रत्यक्ष क्या होता है, निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा में। लेकिन 2 क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो ये भी जो 2 मनोनीत करते हैं ना, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसीलिए क्या है, ये लोकसभा समस्त लोकसभा हो गया। ठीक, लोकसभा के सभी सदस्य हो गए। अब आ गए राज्यसभा। राज्यसभा के भी सभी सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है 245 अभी है, अधिकतम तो 250 हो सकता है, लेकिन अभी 245 है। 245 में 12 क्या करते हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं विशेष क्षेत्र से ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को, ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य बनाते हैं। तो वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए क्या हुआ कि 245 लोग क्या लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो जो अभी वर्तमान में किया जाए तो कुछ उप अनुच्छेद भी किए गए, संविधान संशोधन कर अनुच्छेद में ही उप अनुच्छेद जोड़े गए, उसे भी हम लोग अनुच्छेद ही गिन सकते हैं। तो अभी जो हो जाएगा 444 हो जाएगा और 12 अनुसूचियां हो जाएगा। लेकिन अगर मूलतः देख के अभी तक चेंजिंग नहीं किया गया, वही का वही है, उसी में बढ़ाकर लिख दिया गया है। जैसे आर्टिकल 19 है, उसी में बढ़ाकर आर्टिकल जोड़ते चला गया। आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसे 300A में डाल दिया। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, ये भी तो एक आर्टिकल बढ़ा। तो ऐसे भी आर्टिकल हम लोग गिनते चलते हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे आर्टिकल बढ़ते जाते हैं, तो वो क्या हो गए, वो मिलाकर 344 और 12 अनुसूचियां। लेकिन अभी भी ओरिजिनल कितने हैं, तो अभी भी ओरिजिनल उतना ही है, कितना, तो 395 आर्टिकल है, याद रखिएगा। और पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए लोकसभा में झारखंड की कितने सीट है, यहाँ पर दे रहा है कि लोकसभा में झारखंड की कितने सीट है। तो जो झारखंड बना था वो किससे कटकर बना था, ये भी याद रखने वाली बात है। तो जो झारखंड बना था वो बिहार से कटकर बना था। वो कब बना था, तो 2000 ईस्वी में बिहार से कटकर बना था। झारखंड अलग हो चुका था बिहार से। बिहार में अभी लोकसभा की सीट कितना है, तो 40 है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। राज्यसभा के बिहार में 16 सीट है। अब यहाँ पर झारखंड में पूछ रहा है कि कितना सीट है, तो झारखंड में जो सीट है वो आपको 14 सीट है। और राज्यसभा का अगर पूछता था कितना सीट है, तो वही 6 सीट हो जाता राज्यसभा का। ठीक, लेकिन लोकसभा के कितने सीट है, तो 14 है। जैसे कि उस समय 2000 में 3 राज्य बना था, जैसे कि बिहार से कटकर झारखंड बना था, और छत्तीसगढ़ कटकर बना था मध्य प्रदेश से, और यूपी से कटकर उत्तराखंड बना था, जिसे हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक, जिसकी राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देखिए, नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। ये मैंने आपको करा चुका हूँ, लेक्चर 11 से 13 लेक्चर पॉलिटी के दिए। अगर अच्छे से आप कर ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है कोई भी एग्जाम में। ठीक, मात्र 13 लेक्चर आपको देखना है, बड़ी मेहनत से मैंने वो कराया है। ठीक, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, या जो प्रस्तावना हमारा है, प्रेम्बल का जो वर्ड भी लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रेम्बल नहीं है, प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत, ऐसे है ना जो प्रस्तावना पढ़ते होंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट वाला पेज पर ही इधर मिल जाएगा पीछे में। ठीक, तो वही उसका जो वर्ड है और जो ये समवर्ती सूची है, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से हमारा राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए, आ गया वही क्वेश्चन। तो जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है। ठीक, ये राज्य का नीति बनाते समय इसे निर्देश देता है। ठीक, ये संविधान में दिया हुआ है। ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत के संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय या संघीय दोनों में क्या होता है कि क्या होता है ना कि जो स्टेट है और जो सेंटर है दोनों में सहअस्तित्व होता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। सेंटर में और स्टेट में दोनों के बीच क्या हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। ये संघीय या परिसंघीय दोनों में वही मारिएगा आप। तो ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन, तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आसानी से लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 धुंधला मैं पढ़कर बता देता हूँ। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों ले लिए, क्योंकि कल के सीडीएस में यही क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल साइंस मतलब कल के सीडीएस का जो पेपर हुआ है किसी ने दिया होगा, मेरे स्टूडेंट वो दिए थे, तो वो बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया कि आगे बीपीएससी का जो भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी वाले ही क्वेश्चन को छोटा कर बीपीएससी में दे देते हैं। ठीक, और जब अब तो बीपीएससी का भी सिलेबस कैसा कर दिया, तो यूपीएससी के जैसा ही एग्जाम लेने वाला है। ठीक, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन को इजी करेगा, लेकिन वही पैटर्न रहेगा। तो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत
है कि आखिर इसका क्या लक्षण है, ये आधारभूत संरचना के सिद्धांत का क्या लक्षण है कि देखिए जो आधारभूत है बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती के 1973 में यह डिफाइन किया गया कि संविधान के कुछ बेसिक लक्षण है, मीन्स कि कुछ बेसिक उसका इंस्ट्रक्शन है कि आप उसे नहीं बदल सकते हैं, अगर वो बदल देते तो संविधान का मूल तत्व ही बदल जाएगा, ठीक है। और उसी को बरकरार रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर वाला या मूलभूत ढांचा वाला बात जोड़ा गया। तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनका उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, उनका बदला नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो 11 के आंसर क्या आप लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है कि भारत के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। जैसे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है, उसमें कोई अलग से आर्टिकल नहीं है कि समाचार पत्र के लिए अलग से आर्टिकल जोड़कर बताया कि स्वतंत्रता है, नहीं। समाचार पत्र की स्वतंत्रता किस में आ जाता है, वाक्य स्वतंत्रता में आता है। वाक्य स्वतंत्रता माने बोलने की स्वतंत्रता में आ जाता है, ठीक है। और ये कौन आता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद जो 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में ये अभिव्यक्ति व्यापक स्वतंत्रता में ही निहित है। अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता, बहुत लोग इसे आंसर मार देते। संविधान के अनुच्छेद 1 में विशेष रूप से उपबंधित है, विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, ये विशेष रूप से नहीं दिया गया है कि इसमें समाचार पत्रों या मीडिया को स्वतंत्रता है, नहीं। अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में ही इसका स्वतंत्रता निहित है, ठीक, उसको अधिकार दिया गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए मैं क्वेश्चन जो लिया हूँ हर प्रकार के क्वेश्चन लिया हूँ, इजी से मॉडरेट लेवल का, हार्ड लेवल का क्वेश्चन लिया हूँ कि आपके हर एग्जाम में ये काम आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, तो क्या आप पहले हम लोग देखते चलते हैं, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है और ये विधानसभा नहीं, 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति क्या उन्हें मनोनीत नहीं करते थे, ये तो साफा खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे के हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जी होता ही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये भी गलत है। ये बोल रहा है साफ साफ कि राज्यसभा का कोई सदस्य लड़ सकता है, जी नहीं। राज्यसभा के लिए कोई सदस्य क्यों लड़ सकता है, हम लोग क्या दे, अभी उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी है। तो वेंकैया नायडू जी क्या राज्यसभा के सदस्य थे कि लोकसभा से थे, और लड़े और जीते, बने। तो ऐसा नहीं है कि कोई बन सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट तीसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा के एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, जी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी कहाँ से बनते थे मुख्यमंत्री, या कहाँ के हैं, गुजरात से लड़ते थे, लेकिन आकर फिर कहाँ से लगे, वाराणसी लोकसभा सीट से जीते ना जी। तो लोकसभा के वो सीट है तो वो जीते, तो वो कहीं से लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के प्रत्याशी जहाँ से लड़ेंगे वो उसी राज्य से लड़ेंगे, समानता किस राज्य से, जहाँ से वो प्रत्याशी बन रहे हैं। इसे संशोधन कर ये जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग, सब लोग जानता है, फाइनेंस कमीशन के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के जो लोकसभा नहीं, ये क्या बोलते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी, और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जो भी संवैधानिक दर्जा है, जैसे निर्वाचन आयोग के भी 3 सदस्य वाली संस्था है, उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष ये संवैधानिक संस्था है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष तो खुद ही प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति क्या करने है, नीति आयोग, योजना आयोग, विकास परिषद आयोग, इसका क्या है, खुद ही अपने आप ही प्रधानमंत्री जो होगा वो अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री, हाँ संघ राज्य क्षेत्र के 2 ही संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है जहाँ पर विधानसभा है, और उनकी नियुक्ति वहाँ के उपराज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, वहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो इसका ए और ये हो जाएगा सही, तो 1 और 3 हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या लगा लीजिएगा, आप सी लगा लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है। तो सब लोग जानता है म्युनिसिपल संबंध किस लिए बोला जाता है। इसको अगर सोचिएगा थोड़ा से तब आसानी से लगा लीजिएगा, क्योंकि वित्तीय मामले पर केंद्र का नियंत्रण ज्यादा होता है राज्य पर, ठीक है। क्योंकि वित्तीय मामले पर राज्य पर केंद्र का नियंत्रण प्रसंग होता है, याद रखिएगा बी, ठीक। इसलिए इसका म्युनिसिपल संबंध बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। मैंने बोला था ना कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 से 77, जब आपातकाल लागू था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, जो आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण लागू किया गया था। उस समय बहुत से संविधान में छेड़छाड़ किया गया था, बदलाव किया गया था, और उसी समय समवर्ती सूची में शामिल किया। राज्य सूची से एक विषय उठाकर समवर्ती सूची में, वो कौन था, तो वो हमारे शिक्षा थी।
वो कौन था? शिक्षा था। और वो समवर्ती सूची में क्या होता है ना, समवर्ती 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर समवर्ती सूची में आ जाता है ना तो संघ राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य कानून बनाया है और संघ भी चाहता है कानून बनाने के लिए, तो किसका जो जोरदार कानून का मान्यता होगा? तो वो संघ वाला का होगा। अगर यहाँ पर लड़ाई होता है कि किसके कानून की मान्यता होता है, तो कोई भी काम में संघ ही का होगा। ठीक, इंडिया में संघ मजबूत है, इसकी सेंटर मजबूत है कोई भी हाल में। ठीक, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को पता है आपको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक, प्रस्तावना में भी एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसी को कुछ ऐसे प्रावधान भी कर दिए गए थे जो गलत थे, उसे सुधारने के लिए फिर मोरारजी देसाई का जब सरकार आया था तो 40वां संविधान संशोधन 1978 कर उस प्रावधान को अलग अलग हटाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या पदयोचित हो जाते हैं या अन्य कारणों से पद पर नहीं कर्तव्य निभा पाते हैं तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कर सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक वो निर्वहन कर सकता है, फिर इनका निर्वाचन करना जरूरी हो जाता है चुनाव के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के किस रूप में संघ कहा गया है? भारत को किस रूप में संघ कहा गया है? तो ये क्वेश्चन ऊपर ही बताया कि परिसंघ में आपको क्या लक्षण होता है, तो ये संघ वाला में भी वही होगा। क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या होता है? पूर्णतः बंटवारा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, इसलिए कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी संघीय व्यवस्था वाले देश होंगे ना, जैसे अमेरिका हुए, फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है उनको। ठीक, वहां पर संविधान लिखित होता ही होता है, लिखित संविधान तो होना अनिवार्य ही है। ठीक है, तो वहां पर लिखित संविधान होता है और संविधान के कारण ही इनका शक्तियों का बंटवारा होता है। नहीं तो पता चलेगा मनमानी ढंग से शक्तियों का बंटवारा होता है तो अपने में ही लड़ जाएंगे। लेकिन संविधान में दे दिया गया है कि राज्य का क्या शक्ति होगा और केंद्र का क्या शक्ति होगा। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा। भारत में उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति अभी वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू को टीवी पर आप देखते होंगे, राज्यसभा टीवी पर, तो वो किस में बैठते हैं? तो राज्यसभा के वो अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। अध्यक्ष सभापति, सभापति इसलिए बनाया गया ना कि उसे वो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन कर नहीं जाते हैं वहां पर लोग राज्यसभा में, वो विधानसभा से जो जाते हैं वो जाते हैं और 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष चुनकर नहीं जाते हैं। और अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है ना क्योंकि लोकसभा में जो जो जाते हैं प्रत्यक्ष चुन कर जाते हैं, हर एक राज्य के प्रतिनिधि अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से चुन कर जाते हैं। अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन है। कौन है? सुमित्रा महाजन है। और यहाँ पर वेंकैया नायडू है। तो उपराष्ट्रपति किस सभा के? तो राज्यसभा के। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उच्च सदन भी बोलते हैं। और ये कभी विघटित नहीं होता है और इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन अभी कितना है? तो 245 पर होता है चुनाव। ठीक है, और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और इसकी अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है, लेकिन अभी कितना है? तो 545 है। ठीक है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अब पता है कि जो लोकसभा है निम्न सदन होता है और ये विघटित होते रहता है। ठीक, डिसॉल्व होते रहता है। और इसमें ही अगर राष्ट्रपति भी जोड़ देते हैं तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? तो संसद का निर्माण होता है, संसद का। ठीक, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, ये राज्यसभा के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर बन सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो 6 माह तक बन सकता है। बहुत से ऐसे प्रावधान है जिसमें 6 माह आते हैं, तो वो 6 माह तक बन सकता है। क्यों 6 माह तक बन सकता है? देखिए, पॉलिटी में आप तो या तो आपको 1 माह पढ़ने को मिलेगा या 6 माह पढ़ने को मिलेगा या 14 दिन पढ़ने को मिलेगा। इस तीनों को बार बार आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है, महाभियोग तो 14 दिन पहले बताए, या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तो ऐसे कहकर ये आपको बहुत मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा कि अगर कोई जैसे कि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक बन सकते हैं? तो ये 6 माह तक। अगर कोई नहीं है लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य तो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री बन सकता है या मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना तक। उसके बाद उसको अगर उससे पहले वो किसी के नहीं लेता है कहीं से, तो ज़्यादातर देखते हैं कि लोकसभा से ही क्या, राज्यसभा से ही क्या कर देते हैं? सदस्यता दिलाकर फिर ये मंत्री पद पर बना रहता है। ठीक, तो 6 माह तक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 एक अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? सबसे बीबीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अनुच्छेद 370 है इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर में लागू होता है। याद रखिएगा, कहाँ? जम्मू कश्मीर में लागू होता है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 भी पूछ देता है, याद रखिएगा। 356 भी पूछ सकता है और 360 भी पूछ सकता है। ये जो है अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रपति शासन से आपको, देखिए
यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन, जो कि 100 बार से अधिक भी अलग अलग राज्य में, यहाँ पर राज्य का क्या होता है ना कि जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ये लगाया जाता है। और ये जो है राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार मात्र लागू हो चुका है, ठीक, 3 बार ही लागू हुआ है। और लास्ट में होता है वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जाता है, जो कि अभी तक कभी नहीं लागू किया गया है। और जो ये लागू कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान को अनुच्छेद 26 माफ कीजिएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग अंग्रेजों की चंगुल से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। 26 जनवरी को हमने अपना संविधान बनाकर पारित कर दिया था, सब उस दिन से हम लोग संविधान के तहत हम लोग कानून व्यवस्था चालू हो गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, क्योंकि 1930 में ना कांग्रेस ने 1930 में, याद रखिएगा, इसी दिन क्या मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया था इसी दिन 1930 में, ठीक। तो ये इसी दिन इसलिए विशेष तौर पर इसे लागू किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसमें से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर दिया है, देश के किसी भाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, ये गैर नागरिक को भी अधिकार नहीं उपलब्ध कराया गया है, ये हमारे नागरिक का है। यहाँ संवैधानिक निराकरण का या उपचार का स्वतंत्रता क्या है, डी है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो 15 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि गैर नागरिक अगर विदेश से भी नागरिक आते हैं अलग देश से भी, तो वहाँ पर उनको भी कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन था 25, कैसा लगा ये जरूर बताइए। अगर आपका कमेंट आ रहा है तो मैं अगला भी जस्ट ही ला दूंगा आपका पार्ट, और जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा और आपका अगर कमेंट आता है तो उसमें आप ज़रूर बताते हैं कि सर नहीं इसे छोड़ दीजिए, नहीं इसे चालू करिए। और बात मानिए, अगर ऐसे कर मैं आपको 500 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दूँ तो आप महारत हासिल कर लीजिएगा और कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से देख कर लगा लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।